सॉरी। देखो भाई, कुछ तो आउट ऑफ स्कोप हो गए, कुछ की तो बात ही मत करो। जो इन्वेंट्री है ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, उसकी बात ही मत करो, हमारे लिए वो काम का नहीं है। या जो कंस्ट्रक्शन के एसेट्स हैं, जो राइट्स हैं, जो 115 नंबर स्टैंडर्ड में आते हैं, उनकी बात मत करो हमारे पास। डेफर्ड टैक्स एसेट्स की बात मत करो। लीज्ड इंटेंजिबल एसेट्स की बात मत करो। इन पर पार्शियल बात कर सकते हो, पार्शली एप्लीकेशन। कैन यू टेल मी इनकी पार्शियल एप्लीकेबिलिटी क्या थी? मैं भूल गया हूं। पार्शियल एप्लीकेबिलिटी थी सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के ऊपर, कि इनकी इंपेयरमेंट कैसे होगी, सॉरी इनकी अमोर्टाइजेशन कैसे होगी, रिवोल्यूशन कैसे होगी, बाकी चीजें इसके अंदर कवर नहीं होती। एम्प्लॉय बेनिफिट के प्लान एसेट्स, ये भी हमारे लिए काम के नहीं है, वो यहां पर नहीं आएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिसमें सारे आपके डेटर्स आ गए, सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स आ गई, वो यहां पर नहीं आएगा। यमुनानगर कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट, बेटा एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद बेनिफिट मिलेंगे, कोई कंट्रोल है आपका? यमुनानगर मैं इश्तेहार देता हूं रोजाना कि भाई साहब मेरे से आगे पढ़ लो, मेरे से आगे पढ़ लो, मैं तुम पर कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझसे ही आगे पढ़ो, ठीक है ना? इसके अलावा एक्सट्रैक्शन मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन राइट्स ऑफ माइंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये हमारे 105 नंबर में चले जाते हैं, इसलिए इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो ये तो मैंने कह दिया कि साहब ये अलग है। भरतपुर ईबी प्लान एसेट्स हमारे पास इंड एस 19 आएगा, वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हमारे इस स्कोप में हैं। हम अब उनको स्कोप में बोलते हैं तो हमको कहते हैं कि पहले तो एक टेस्ट 1 करना जरूरी है। वो क्या है? पास डेफिनेशन। उनको एक डेफिनेशन पास करनी पड़ेगी, मैं भूल ही गया। भुवनेश्वर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि इक्विटी शेयर्स, ओके, या डेटर। बाकी इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। जब मैं कहता हूं पास डेफिनेशन, तो आप कहेंगे साहब डेफिनेशन में क्या क्या आता है? कैन यू टेल मी डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? दीज आर एसेट्स विच आर आइडेंटिफाइबल, which are non-monetary, which are without physical substance। एसेट का मतलब क्या हो गया? कोई रिसोर्स है जो कि कंट्रोल्ड है बाय एंटिटी, जिसके फ्यूचर में क्या आएंगे आपको? FEB आएंगे। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? कैपेबल फॉर सेल, जिनको हम लोग, जिन्हें अलग से बेच सकते हैं, अलग से बेच सकते हैं। भाई आप ये अलग से का मतलब क्या है? देखो कंपनी बेचोगे तो सब अपने आप ही बिक जाता है, बट आई एम सेइंग कंपनी बेच के नहीं, अलग से बेच सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कंपनी। भाई कंपनी के अंदर तो सब बिक ही जाएगा, लेकिन बिना कंपनी के भी जो बिक सकता है उसे बोलते हैं आइडेंटिफाइबल। नॉन मॉनेटरी मतलब जिसकी रियलाइजेशन नॉट फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेशन नहीं है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका अपना कोई पदार्थ नहीं है। अब पदार्थ वर्ड थोड़ा मुश्किल है, अपना कोई क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे उसको? पदार्थ का। हाँ पाली, गुडविल इज एक्सेप्शन, गुडविल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिफाइबल। हाँ, अस्तित्व वर्ड भी मुश्किल है, आकार बोल देते हैं, पर आकार भी नहीं, जिसका अपना कुछ पदार्थ नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? दीज आर बेसिकली वो आइटम्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद भी ये बुक्स में नहीं आ सकता, एक टेस्ट और पास करना पड़ेगा। टेस्ट नंबर 21 है, टेस्ट नंबर 21। हाँ,
अहमदनगर वजूद वर्ड बेटा बड़ा भारी वर्ड है, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट मतलब क्या निकलेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं जिसका अपना कोई मटेरियल नहीं है ये बोलना चाहता हूं। तो वजूद और मटेरियल में तो वजूद एक खुद इंटेंजिबल है, आई बिलीव। तो हमने कहा हम पैराग्राफ 21 को टेस्ट करेंगे। पैराग्राफ 21 में रिकॉग्निशन की कंडीशंस है। मुझे आप बता सकते हो रिकॉग्निशन की कितनी कंडीशंस है? प्रोबेबल है कि FEB विल फ्लो टू एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर मान लो ये टेस्ट पास हो गए, अगर एक बच्चे का इंटर और फाइनल दोनों पास हो गए, हा सी द क्रिएटिविटी ऑफ योर टीचर। अगर एक बच्चे का इंटर और फाइनल दोनों पास हो गए तो वो इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, और अगर मान लो दोनों में कोई भी अटक गया तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या बोलेंगे? राइट ऑफ इन P&L। उसे हम P&L में राइट ऑफ करेंगे। कुछ चीजें जो हमेशा ये कंडीशन पिटती हैं वो कौन कौन सी हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हमेशा कंडीशन पिटेगी, मतलब इनकी बात मत करना। स्टाफ ट्रेनिंग, मार्केट शेयर, मतलब इनके अंदर हमेशा कंडीशन पिटनी है। दीज कैन नेवर बी कंसिडर्ड कि ये हमारे लिए एसेट है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये कंडीशन कोई ना कोई फेल हो ही जाएगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्यावर ने कहा बिल्कुल ठीक, अब ये पुराने हो गए लेकिन फिर भी एग्जाम का पता नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इसके भाई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के भाई कौन कौन है? प्रीलिमिनरी के हैं प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, रीलोकेशन एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना? हम कहते हैं साहब ये हमारे को P&L में राइट ऑफ कर देने हैं, बाकियों को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं बाकियों को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो सवाल उठता है कि हमारी बुक्स में कितने कितने की वैल्यू में वो आएंगे। पाली कह रहा कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट के अंदर मैं ये लिख देता हूं कस्टमर लिस्ट इफ सेल्फ जनरेटेड। जैसे मैंने आपके सारे के सारे आपके नाम पते मेरे पास हैं तो मेरी सेल्फ जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, वो मेरा एसेट नहीं है। पर मैं वो कस्टमर लिस्ट अगर किसी को बेच दूं उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो खरीद रहा है उसको। यू आर अंडरस्टैंडिंग? मैं तो बना रहा हूं ना, इसलिए मेरे पास नहीं है। लाल कोठी बेटा बंद हो गया, एडवर्टीजमेंट को डेफर करने का कॉन्सेप्ट तो बंद भी 2002 में हो गया था, तुम्हारे को ही नहीं बताया जा रहा था। अच्छा, उदयपुर कह रहे हैं सर मेरा प्लीज डाटा मत बेचना। मेरे पास 2 लोग आए थे कल, कह रहे थे मुझे सारे बच्चों के फोन नंबर दे दो, क्या मैं बेच दूं? नहीं बेचूंगा, चिंता ना करें। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये इंटेंजिबल एसेट कैसे कैसे आ सकते हैं? या तो ये अक्वायर हो सकते हैं, खरीद सकते हैं, या ये हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू आए, या ये हो सकता है एक्सचेंज के थ्रू आए, या ये हो सकता है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर आए, या ये हो सकता है सेल्फ जनरेटेड हो। बात समझ में आ गई? तो अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा इनके बारे में प्रकाश डालो, अक्वायर्ड के बारे में। मैंने कहा ओके, 2 मिनट इसका प्रिंट आउट ले लो। तो जब मैंने आपकी आज सुबह क्लास स्टार्ट की थी तो मुझे बताओ आज की क्लास हमने जो स्टार्ट की थी मैंने आज की क्लास जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये वाले नोट्स लिखवाए थे और मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है और नोट्स भी कराए हैं। तो इसका मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर आके पूरा हो जाता है। ओके, एनीवे, अब मुझे फटाफट से बताइए कि हम अपने पास जब अक्वायर करते हैं तो क्या होता है। हम जब अक्वायर करते हैं तो इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस रिबेट्स प्लस टैक्सेस, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स प्लस प्रोफेशनल चार्जेस प्लस डीबगिंग चार्जेस
हम इनको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल कर आता है, ये इनटेंजिबल एसेट का अमाउंट निकल कर आता है। अगर आपको यहां पर क्रेडिट मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड क्रेडिट्स, तो आपको ऐसे में डेफर्ड क्रेडिट के केस में आपको अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए एट नॉर्मल क्रेडिट प्राइस, और साथ में ही आपको अपने पास फाइनेंस कॉस्ट्स बेस्ड ऑन IRR उन्हें भी रिकॉर्ड करना चाहिए। कुछ खर्चों को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नॉट कैपिटलाइज्ड। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे एलोकेटेड ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्टाफ ट्रेनिंग, एबनॉर्मल लॉस या और मार्केटिंग सेल्स एक्सपेंसेस। इनको हम अपने पास कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बच्चे ने कहा है सर टेस्टिंग एक्सपेंस, हाँ टेस्टिंग एक्सपेंस बेटा जो उसका पार्ट है, अगर इसकी टेस्टिंग कराते हो तो ये टेस्टिंग आ गई, वो डीबग में डाल दिया था पर आप उसे टेस्टिंग बोल रहे हो, मैंने टेस्टिंग वर्ड लिख दिया। पाली कह रहा है AMC कहां जाएगी, AMC P&L में जाएगी, ये मेंटेनेंस का खर्चा है, इट विल गो टू P&L, ओके। फिर मैंने आपसे कहा था अगर हम कोई एसेट्स को एक्सचेंज से लेते हैं, हाँ पूजा एक्सपेंस, अरे भाई बार बार ये सब लिस्टें पता है ना, पूजा एक्सपेंस बताओ। चलिए, तो मैंने आपसे कहा अगर हम एक्सचेंज लेते हैं तो दो केस आते हैं, कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट्स। व्हाट इज कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, इसका हिंदी में मतलब बताओ, एंड फेयर वैल्यू can be estimated for asset given taken, दोनों की या किसी एक की। मुझे बताओ कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जिनके एक्सचेंज से हमारे ओरिजिनल कैश फ्लोज में प्रभाव पड़ेगा। तुमने डोमिनोज के पिज्जा को एक्सचेंज किया था, नाम भूल गया किसके बदले में किसको एक्सचेंज किया था, तुमने मेरे साथ, मैंने भी पिज्जा मंगाया हुआ था, तुमने भी, आपने कहा सर स्वाद बढ़िया हो जाएगा, तुम आधा पिज्जा अपना दे दो, हमसे आधा पिज्जा ले लो, तो मैंने आपके साथ पिज्जा एक्सचेंज किया था, इससे मेरे बेनिफिट्स में, मेरे कैश फ्लोज में फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बोलते हैं कि नो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर प्रभाव पड़ेगा तो ये एग्जिस्ट करता है, ओके। और बाकी हो गए अदर केसेस। अदर केसेस में दिमाग मत दौड़ाएं, सिर्फ क्या करें, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू बदले। क्या लिखूं ना, ऐसे तो नहीं बोलता। एसेट का नाम बदले, एसेट का नाम बदले, और दूसरी बात क्या, वैल्यूज क्या रहेंगी, वैल्यू सेम एज बुक वैल्यू। वैल्यू कितनी आएगी, बुक वैल्यू। लेकिन अभी भी हरिद्वार पनीर और फार्म हाउस की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें मत करना। हरिद्वार क्लास खत्म होते ही डुबकी लगा के आना, काफी आराम मिलेगा आपको। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके अंदर अगर कैश का भी आदान प्रदान होता है तो क्या होगा, अगर कैश है तो कैश टू इनटेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट टू कैश, ये भी आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाला केस होता है तो हम इसको कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे अपने पास इनटेंजिबल एसेट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे, एट फेयर वैल्यू। पैसा आएगा या जाएगा या एसेट जाएगा और डिफरेंस आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज। ये फेयर वैल्यू किसकी हो सकती है, एसेट गिवन की भी हो सकती है, ये एसेट टेकन की भी हो सकती है। जोन सी वैल्यू आपको दे देगा वो ठीक, दोनों दे देगा तो आप कौन सी वैल्यू ले लेना, जो एसेट लिया है उसके आइटम को ले लेना अपने पास।
अगर आपको सरकारी चंदे में कोई ग्रांट के रूप में इनटेंजिबल एसेट मिलते हैं तो रिकॉर्ड करना एट नॉमिनल वैल्यू। अगर आएगा तो इसे रिकॉर्ड करना एट नॉमिनल वैल्यू। ओके, क्योंकि तुम बचपन में भी रिकॉर्ड करते थे एट नॉमिनल वैल्यू। वेरी गुड, सबने कहा नहीं सर एट फेयर वैल्यू आएगा, इस पर और चर्चा मैं नहीं करूंगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा भाई गुडविल को रिकॉर्ड करो, जो आपका इंड एस 103 कहता है उसको रिकॉर्ड करो। आप अपने पास जो ओल्ड वेंडर है, ओल्ड वेंडर के इनटेंजिबल एसेट्स को अपने पास न्यू बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, किस पर? एट फेयर वैल्यू। आपको डेफिनेशन तब भी चेक करनी पड़ेगी, डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी वो इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पूरी करता है कि नहीं पूरी करता है। डेफिनेशन पूरी करता है तो ही चेक करेंगे, तो ही रिकॉर्ड करेंगे। रिसर्च को आप रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। फर्दर खर्चा अगर होता है रिसर्च के ऊपर वो कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल में जाएगा। और डेवलपमेंट का खर्चा अगर होता है वो कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। ओके, सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट में मैंने आपसे कहा गुडविल, टाइटल, ब्रांड्स और मस्टहेड्स। मैंने कहा इनको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते बताना, क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? इनकी कॉस्ट नहीं निकाल सकते, पैरा 21 पिट रहा है इसके लिए। और अगर बाकियों की बात करूं अदर की, तो मैंने कहा दो चीजें हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये जाएगा पीएनएल में और ये जाएगा कैपिटलाइज होने में। कुछ खर्चों को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बताओ कौन से खर्चों को कैपिटलाइज नहीं कर सकते? टेन 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 टेन, नॉट कैपिटलाइज। ये वही खर्चे जो ऊपर भी लिखे थे वो यहां भी आ गए कि उनको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। वो रिपीट दोबारा नहीं करूंगा। डेवलपमेंट की शर्तें कौन कौन सी हैं कि डेवलपमेंट हो गई है, उसकी शर्तें कौन कौन सी हैं? टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई है, हम अपने पास उसकी इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करते हैं, अमाउंट को मेजर कर सकते हैं, एफईबी को मेजर कर सकते हैं। ये ऊपर वाला है कॉस्ट मेजर होना, ये है एफईबी को मेजर करना, और हमारे पास बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह होनी चाहिए, हम तभी अपने पास उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपके साथ बातें अभी तक बताई थी और ये मैं अपने पास वीडियो को कर देता हूं बंद। वीडियो का समय है 17 मिनट 18 मिनट।